आर्यन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद सभी यार रात के लिए फार्म हाउस में ही रुक गए। देर रात होने पर सभी सोने के लिए चले गए। आद्या और आर्यन भी कमरे में पहुंच चुके थे, लेकिन सोने से ज्यादा आद्या खिड़की से साफ दिखाई दे रहे समुंदर को देखकर ज्यादा एक्साइटेड थी। आद्या, रात काफी हो गई, यू नीड रेस्ट। वैसे भी तुम बहुत थक गई होगी। आर्यन ने उसे सोने के लिए कहा तो आद्या ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मेरी सारी थकावट तो यहाँ आकर दूर हो गई। कितना सुकून है ना इस जगह पर। आद्या की बात सुनकर आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। किस बात पर हंसी आ रही है? आद्या ने उसकी मुस्कुराहट देखकर सवाल किया। तुम्हें पता है, मुझे भी यहाँ आकर बहुत सुकून महसूस होता है। जब भी मैं बहुत अकेला पड़ जाता हूँ तो यहाँ आ जाता हूँ। एक अपनापन महसूस होता है इस जगह पर। समंदर की लहरों का शोर दिल में उठ रहे शोर को शांत कर देता है। आर्यन ने गहरी आवाज में कहा तो आद्या ने उसके कंधे पर सिर रख लिया और शिकायत करते हुए बोली, मुझे पहले कभी यहाँ लेकर क्यों नहीं आए? आर्यन, बस मौका ही नहीं मिला यार, सॉरी। आद्या, माफी नहीं, सजा मिलेगी। आर्यन अपने दिल पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए, तुम्हारी हर सजा मुझे मंजूर है। हम हर वीकेंड पर यहाँ आया करेंगे, आद्या ने प्यार से कहा। तो आर्यन ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, अगर तुम चाहती हो तो जरूर आया करेंगे। अगली सुबह निखिल माया को लेकर जल्दी ही घर के लिए निकल गया, क्योंकि उसके ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जिसे अटेंड करना जरूरी था। जाने से पहले आर्यन माया और निखिल को तोहफे देना नहीं भूला था जो उसने लंदन में उनके लिए खरीदे थे। माया अपनी विश लिस्ट के सभी गिफ्ट्स देखकर खुशी से झूम उठी थी। आर्यन ने बीना जी के लिए भी कुछ गिफ्ट्स खरीद लिए थे जो उसने माया को ही सौंप दिए थे। आर्यन, ये वाला गिफ्ट तो यहीं रह गया, तुम शायद माया को देना भूल गए। वहां बचा एक गिफ्ट देखकर आद्या ने आर्यन से कहा। तो आर्यन ने जवाब में संजीदगी से कहा, यह माया के लिए नहीं, मिसेज मल्होत्रा के लिए है। यह सुनते ही आद्या मुस्कुरा उठी और बोली, मुझे नहीं पता था कि तुमने उनके लिए भी गिफ्ट खरीदा है। सभी के लिए गिफ्ट लिए थे, ऐसे में उनके लिए नहीं लाता तो बेकार में इशू बन जाता, बस इसलिए। ना चाहते हुए भी आर्यन की आवाज में बेरुखी झलक आई। आद्या, जब ले ही आए हो तो अपने हाथों से ही उन्हें दे दो। मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना, मैं किसी के हाथ उन तक पहुंचा दूंगा। फिर तुम देना चाहती हो तो दे सकती हो, आर्यन ने सीरियस होते हुए कहा। आद्या ने आर्यन का हाथ थामते हुए कहा, क्या प्रॉब्लम है आर्यन? तुम उनके बारे में सोचते हो, उनकी केयर करते हो, उनकी फिक्र करते हो, फिर ये दीवार कैसी? बस एक कदम उनकी तरफ बढ़ा लो, सब ठीक हो जाएगा। वो माँ है तुम्हारी। आर्यन ने आद्या का हाथ से अपने हाथ को छुड़ाते हुए उसकी बात को बीच में काटते हुए गुस्से से बोल उठा, वो मेरी माँ नहीं है। आर्यन प्लीज, मैं नहीं जानती कि तुम किस बात पर उनसे इतना नाराज हो, पर मैं इतना जरूर समझ चुकी हूँ कि वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। आद्या ने नरम लहजे से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहा। आद्या, जब तुम कुछ जानती नहीं तो प्लीज इस मामले से दूर रहो तो ही बेहतर है। आर्यन का गुस्सा अभी भी बरकरार था। आद्या ने शादी के बाद पहली बार आर्यन को यूं खुद पर से काबू खोते हुए देखा था। क्यों आर्यन? शादी के बाद तुम्हारे हर सुख दुख में मैं बराबर की शरीक हूँ, तो इस मामले में जानने का हक मुझे क्यों नहीं है? हमेशा से तुमसे पूछना चाहती थी, पर हर बार तुम्हें बुरा ना लगे, बस यही सोचकर चुप रह जाती थी। पर आज मैं जानना चाहती हूँ कि इतनी रुसवाई और बेरुखी की वजह क्या है। आद्या आज उसके मन में दबे दर्द को बाहर निकालना चाहती थी। आद्या प्लीज, हम इस बारे में बात नहीं करते हैं ना? इस बार आर्यन ने इमोशनल होते हुए कहा। अपने दिल की बात तुम मुझसे तो शेयर कर ही सकते हो आर्यन। ऐसी कौन सी बात है जो तुम आज तक उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाए? आद्या ने अपने मन से कहा। तो आर्यन के मन की परतें खुलने लगी और वो बोला, मैं कभी भी उन्हें अपनी माँ के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। मेरी माँ की बेस्ट फ्रेंड थी है, अक्सर हमारे घर आया करती थी, हमारे हर दुख में शामिल होती थी। एक वक्त आया जब माँ को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी ने घेर लिया, तब इनका हमारे घर में आना जाना बहुत बढ़ गया। पर मुझे नहीं पता था कि उनके इतने कंसर्न के पीछे उनका स्वार्थ छिपा है। मेरी माँ के गुजरने के कुछ दिन बाद ही इन्होंने मेरे पापा से शादी कर ली।
ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें मेरी माँ के मरने का इंतजार था और मेरे पापा जो माँ से बेहद प्यार करते थे, इनकी बातों में आकर शादी के लिए राजी हो गए। दौलत की चमक में इन्होंने मेरी माँ को पल भर में भुला दिया। मैं वहां से दूर भाग जाना चाहता था, पर पापा के होते हुए मैं यह नहीं कर पाया। और फिर जब माया हमारी जिंदगी में आई, तो मैं चाह कर भी अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ पाया। मैं आज तक सिर्फ माया के लिए ये रिश्ता निभाता आया हूँ। जब भी मैं इन्हें देखता हूँ, मुझे मेरी माँ का दर्द महसूस होता है। इन्होंने मेरी माँ को इतना बड़ा धोखा दिया, मैं कभी इन्हें अपना नहीं पाऊंगा। ये कभी मेरी माँ की जगह नहीं ले पाएंगी। ये कहते कहते आर्यन ने न जाने कितने ही आंसू बहा दिए। उसकी बातों से आद्या की आंखें भी बरस रही थी। आज कितने वर्षों बाद दिल में दबा गुबार बाहर निकल रहा था। आर्यन की पलकें बार बार आंसुओं से भीग रही थी। आर्यन रुधे गले से बोल रहा था, मैं जब जब इन्हें अपने पापा के साथ देखता था, मेरा मन तड़प कर रह जाता था। अगर माया की मोहब्बत मेरे पैरों की बेड़ी ना बन गई होती, तो मैं कब का इनकी दुनिया से दूर चला जाता। आर्यन को इतना टूटा हुआ देखकर आद्या की आंखों से भी आंसू बहे जा रहे थे। उसने आगे बढ़कर आर्यन को कसकर गले लगा लिया। इन दोनों के अलावा कोई और भी था, जिसकी आंखों से ये सब बातें सुनकर लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वो थी रागनी जी, जो उनसे पूछने आई थी कि घर के लिए कब तक निकलना है। पर आर्यन की बातों ने उनके पैर वहीं रोक दिए। आर्यन की बातें सुनकर अब वहां एक पल भी रुके रहना उनके लिए मुश्किल हो चला था। वो वापस अपने कमरे की तरफ जाने के लिए पलटी, पर उनके पैरों ने तो जैसे उनका साथ छोड़ दिया था। वो जैसे तैसे अपने आप को घसीटते हुए कमरे की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक एक फूलदान से टकरा गई, और देखते ही देखते वो फूलदान चकनाचूर हो गया और उसकी आवाज़ चारों तरफ गूंज उठी, जिससे वो आर्यन और आद्या दोनों की नज़रों में आ चुकी थी। बड़ी मुश्किल से हिम्मत बटोरते हुए वो अपने कमरे तक पहुंची। वहां पहुंचते ही उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद किया और दम से वहीं जमीन पर ही बैठ गईं। आर्यन की कई बातें उनके कान में गूंज रही थीं और उनकी आंखों से बेतासा आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद आर्यन ने तो अपने इमोशन पर कंट्रोल करते हुए खुद को संभालते हुए नॉर्मल हो गया, पर आद्या का मन अजीब सी कसमकस में घिर चुका था। उसका मन मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि रागनी जी ने ये सब दौलत और ऐसो आराम के लिए किया होगा। उन्होंने वहां से घर के लिए निकलना था, इसलिए आद्या रागनी जी को बुलाने के लिए पहुंची। वो पहले ही उनके पास आना चाहती थी, पर आर्यन को इस हाल में अकेला छोड़ना भी उसे सही नहीं लगा। पर तब तक रागनी जी अपनी गाड़ी से पहले ही घर के लिए निकल चुकी थी। वो दोनों भी घर के लिए निकल पड़े। आद्या हल्की फुल्की बातों से आर्यन का मूड ठीक करने की कोशिश करती रही, और इसका असर दिखा भी। वो अब पहले से काफी बेहतर लग रहा था। आर्यन को जरूरी काम था, इसलिए आद्या को ड्रॉप करके वो सीधा अपने काम के लिए निकल गया था। फिर यूं कहें कि वो कुछ वक्त के लिए इस घर से रागनी जी से दूर भागना चाहता था। बीते वक्त का हर लम्हा उसके जहन पर हावी हो चुका था। आद्या ने घर पहुंचते ही अपने कदम रागनी जी के कमरे की तरफ बढ़ा लिए। शाम हो चुकी थी। आद्या को बस आर्यन के घर लौटने का इंतजार था। आर्यन ने उसे फोन पर बताया था कि वो आधे घंटे में घर पहुंच जाएगा, पर आद्या को ये आधा घंटा ही बहुत भारी लग रहा था। वो बेचैनी से कमरे में इधर उधर चक्कर लगाए जा रही थी। आर्यन जब वहां पहुंचा तो वो आद्या को इस कदर परेशान देखकर घबरा गया और आद्या के हाथ थामते हुए बोला, क्या हुआ आद्या, इतनी अपसेट क्यों हो? आर्यन को सामने देखकर आद्या का खुद पर काबू नहीं रहा और वो आर्यन के सीने से लग गई। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। उसके ऐसा करने पर आर्यन और भी घबरा गया और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरते हुए बोला, आद्या बताओ तो सही, हुआ क्या है? तुम मुझे डरा रही हो। आर्यन, माँ ये घर हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हैं। आद्या ने खुद पर कंट्रोल रखते हुए आर्यन को यह बात बताई। ये बात सुनकर आर्यन खामोशी से बिस्तर पर बैठ गया। आद्या उसके सामने खड़े होते हुए बोली, तुमने सुना मैंने क्या कहा? माँ ये घर हमें छोड़कर जा रही हैं। ये उनका अपना फैसला है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आर्यन ने चेहरे पर सख्ती दिखाते हुए सीरियस अंदाज में कहा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उनके होने ना होने से? सचमुच तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? आद्या ने आर्यन को झंझोड़ते हुए कहा, पर आर्यन खामोश ही रहा। चेहरे पर भले ही सख्ती लिपटी हुई थी,
पर आंखें पानी से भर चुकी थीं। आर्यन, खामोश मत रहो, उन्हें जाकर रोक लो। मैंने देखा है उन्हें तुम्हारी मोहब्बत के लिए तड़पते हुए, तुम्हें प्यार से गले लगाने के लिए तरसते हुए। आर्यन, और मुझे ये भी पता है तुम्हारे दिल के किसी कोने में उनके लिए फीलिंग्स भरी हुई है, बस तुम जाहिर नहीं होने देते। मैं जानती हूँ मेरा आर्यन इतना पत्थर दिल हो ही नहीं सकता। आद्या की बातों से आर्यन की आंखों में रुके हुए आंसू उसके गाल पर फिसल कर आ गए, पर वो वैसे ही बुत बना बैठा रहा। आर्यन, माँ वैसी नहीं है जैसा तुम समझते हो। तुम्हारी क्या एज थी जब रश्मि माँ तुम्हें छोड़कर चली गई थी? यही कोई 5-6 साल, है ना आर्यन? और इतना छोटा बच्चा वही समझता है जो उसके आसपास दिख रहा होता है, पर बात की गहराई समझने की उसकी उम्र नहीं होती। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है। उस छोटे से बच्चे के दिल में लोगों की कड़वी बातों ने इतना असर दिखाया कि तुम सच देख नहीं पाए, और ये करवाट कब इतनी बढ़ गई तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ। रागनी माँ गलत नहीं है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे पता है तुम्हें मेरी बातें बेमाने लग रही होंगी, पर मेरे पास सबूत है इस बात का। इसे देखने के बाद शायद तुम्हारे मन की कड़वाहट निकल जाए। मैं माँ के कमरे में गई थी और उनकी हालत जिस कदर खराब, जिस कदर बिखरी हुई थी ना, मुझसे देखा नहीं गया। तुम्हारी बातें सुनकर वो बुरी तरह टूट चुकी थी, इसलिए मैंने उनकी जानकारी के बिना ये वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर लिया, ताकि तुम देख सको वो तुमसे कितना प्यार करती हैं, और तुम्हारे इल्जाम सुनकर वो किस कदर टूटी हैं। ये देखकर शायद तुम्हारे मन से उनके लिए कड़वाहट निकल जाए। तुम समझो, वो सचमुच प्यार करती हैं तुमसे। ये कहते हुए आद्या ने अपने फोन पर वो वीडियो क्लिप ऑन कर दी, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि रागनी जी का हाल बेहाल था। आद्या ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो उनके सब्र का बांध टूट सा गया, और वो फपक फपक कर रो दी। माँ, सच क्या है? आद्या ने रागनी जी को शांत करके पूछा। आद्या की बात सुनकर रागनी जी के होठों पर दर्द भरी मुस्कान आ गई, और उन्होंने कहा, मेरे बेटे ने तुम्हें सच बताया तो है नहीं। मेरा दिल इन सब बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, और आपको देखकर मुझे यकीन हो गया कि यह सब सच नहीं हो सकता। माँ, प्लीज खामोश मत रहिए, आज सब सच सच बता दीजिए। आद्या ने बुद्ध बनी रागनी जी को झंझोड़ते हुए सच बोलने पर मजबूर कर दिया। मैं और रश्मि बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। हम हर एक छोटी बड़ी बात एक दूसरे से शेयर करते थे। रश्मि की शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। रश्मि की शादी मुझसे पहले हो गई थी, पर मैं शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं एक कामयाब फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे के हर सुख दुख में शरीक हुआ करती थी। रश्मि की शादी के बाद भी मैं अक्सर रश्मि के मिलने उनके घर पहुंच जाया करती थी, और ये आर्यन मौसी मौसी करता हुआ मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। बहुत अटैच थी मैं आर्यन के साथ। होती भी क्यों ना, मेरी बहन जैसी बेस्ट फ्रेंड का बेटा था वो। रश्मि कुछ दिनों से बीमार चल रही थी, और फिर ये पता चला कि उसे कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज। कुछ ही वक्त बाकी था रश्मि के पास। इन सब से हम सब बहुत परेशान थे। सबसे ज्यादा परेशान रश्मि अपने आर्यन के लिए थी। आर्यन में रश्मि की सांसें बसती थी। धीरे धीरे रश्मि की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। मेरा उसके घर आना जाना बहुत बढ़ गया था। आर्यन की सारी जिम्मेदारी मैंने अपने कंधे पर ले ली थी। मैं ये सब सिर्फ अपनी सबसे प्यारी दोस्त के लिए कर रही थी, पर रश्मि के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रश्मि अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उसके दिल में कुछ था जो उसकी सांसों को बांध कर रखे हुए था। फिर एक दिन रश्मि को जैसे अंदाजा हो गया था कि अब उसके जाने का वक्त हो चुका है। मैं और आर्यन के पापा उसके साथ बैठे थे। वो कुछ कहना चाह रही थी, पर कह नहीं पा रही थी। फिर उसने अपनी सारी हिम्मत बटोरते हुए हम दोनों का हाथ अपने हाथ में लेकर आर्यन की खुशी के लिए हम दोनों को शादी करने के लिए कह डाला। हम दोनों में से किसी ने भी जरा भी इस बारे में सोचा नहीं था। रश्मि की बात हम दोनों के लिए बड़ा झटका थी। हम दोनों ने तुरंत इनकार कर दिया, पर वो अपनी उखड़ती सांसों के साथ हम दोनों से अपनी बात मनवाने के लिए गुजारिश करती रही। उसकी सांसें टूट रही थी, और वो मुझसे अपने बेटे की मां बन जाने की भीख मांग रही थी। आखिरकार उसकी जिद पर हम दोनों को झुकना पड़ा, और हमने रश्मि को शादी का वादा दे डाला। शायद उसे इसी बात का इंतजार था। हम दोनों से वादा लेते ही वो मौत की गहरी नींद में सुकून से सो गई। रश्मि को दिया वादा निभाने के लिए मैंने अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर
अपने फैशन डिजाइनर बनने के सपने को अधूरा छोड़कर समाज की घटिया से घटिया बातें बर्दाश्त करते हुए भी एक बच्चे के बाप आर्यन के पापा से शादी कर ली। बहुत अजीब रिश्ता था हमारा। दुनिया के लिए हम पति पत्नी थे, और असल में एक छत के नीचे दो अजनबी। आर्यन अपनी माँ के जाने का सदमा दिल से ना लगा ले, इसलिए उसके सामने माहौल को खुशनुमा बनाए रखने का दिखावा करते रहे, और आर्यन ने यही बातें शायद दिल से लगा ली। हमारी जिंदगी कुछ तो वैसे ही उलझ कर रह गई थी, और कुछ दुनिया के तानों लांछनों ने जीना मुश्किल कर दिया था। इन सब से निपटने के लिए हमने अपने रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से की। वक्त बीतने पर यह रिश्ता दोस्ती से पति पत्नी में बदल गया, और फिर हमारी जिंदगी में माया आई। माया के आने के बाद जैसे आर्यन खुश रहने लगा, और मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया। कितनी बेवकूफ़ थी मैं, समझ ही नहीं पाई कि उसके मन में मेरे लिए नाराज़गी नहीं नफरत है। मैंने हर मुमकिन कोशिश की उसकी माँ बनने की, पर मैं हार गई। वो बार बार मुझसे कहता रहा कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ, पर मुझे यकीन था कि एक दिन वो मुझे अपनी माँ जरूर मान लेगा। कितनी गलत थी मैं। पता नहीं किस भ्रम में जी रही थी, लेकिन आज सारे भ्रम टूट गए हैं। मुझे अफसोस हो गया है कि मैं उसके दिल में अपने लिए इतनी सी जगह भी नहीं बना पाई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचता होगा। आज मुझे अपने जिंदा होने पर भी अफसोस हो रहा है। ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब सा बह उठा था। आर्यन, अभी तुम्हें लगता है कि रागनी माँ गलत है? आद्या ने अपना फोन बंद करके आर्यन से सवाल किया। तो आर्यन के जहन में शुरू से लेकर अब तक का हर पल जिंदा हो उठा। उनका प्यार उसकी नफरत के आगे कैसे दब गया? कैसे उनकी हर प्यार भरी कोशिश को उसने नफरत से धुतकार दिया? पर वो मुस्कुराते हुए ये सब सहती ही चली गईं। आर्यन के दिलो दिमाग में एक तूफान सा उठ गया। ये सब देखकर आर्यन का दिल दिमाग सही गलत की सोच में उलझ कर रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसका जहन अंदर से बुरी तरह हिल गया था। वो सामने खड़ी आद्या के कमर से लिपटकर बच्चों की तरह रो पड़ा। आद्या ने भी उसे बाहों में समेटते हुए उसके सिर पर सिर रखकर उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। आर्यन अभी कुछ संभला ही था कि रागनी जी सूटकेस लिए उनके सामने मौजूद थी। अंदर आ सकती हूँ? उनके कमरे का दरवाजा हालांकि खुला था, फिर भी रागनी जी ने अंदर आने के लिए पूछा। तो आद्या ने जल्दी से कहा, आइए ना माँ, आप पूछ क्यों रहे हो? रागनी जी ने अंदर आकर आर्यन को एक भरपूर नजर से देखा। उनकी आंखों में नमी भरने वाली थी, पर उससे पहले उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। आज वो बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। ये प्रॉपर्टी के कागजात, तुम्हारे पापा की सारी प्रॉपर्टी उन्होंने तुम्हारे और माया के नाम की हुई थी। सोचा जाने से पहले तुम्हें यह सौंप दूं। रागनी जी ने आर्यन का हाथ पकड़कर उसकी हथेली पर वो पेपर्स रख दिए। और ये लॉकर की चाबियां, सारी ज्वेलरी, सारा कैश लॉकर में है। मैं अपने साथ कुछ नहीं ले जा रही। अगर करना चाहो तो मेरा सूटकेस चेक कर सकते हो। रागनी जी ने उसकी हथेली पर चाबियां रखते हुए सख्त लहजे में कहा। आर्यन ने पहली बार उनका यह रूप देखा था। उनकी बातों से आर्यन का मन भर आया, और आंसू एक बार फिर आंखों से फिसल गए। माँ, मत जाइए, मेरे लिए रुक जाइए। आद्या ने उनका हाथ थामते हुए अपनेपन से कहा। तो उन्होंने आद्या का माथा चूमते हुए कहा, सॉरी बेटा, इस बार तुम्हारी बात नहीं मान पाऊंगी। ये कहते हुए उन्होंने कमरे से निकलने के लिए कदम बढ़ा दिए। पर अगले ही पल पलटकर आद्या से बोली, इसका ख्याल रखना, थोड़ा बेवकूफ है। ये कहते हुए अपनी आंखों के आंसुओं को रोकते हुए तेज कदमों से हाल में आ गईं। रश्मि की तस्वीर के आगे भीगी आंखों के साथ दुख भरे लहजे से बोली, सॉरी, आज तुमसे किया हर एक वादा तोड़कर जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। घर की दहलीज लांघते हुए एक बार फिर मन भारी सा हो उठा। बहुत मुश्किल फैसला था ये उनके लिए, पर इसके अलावा उन्हें और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अपने साथ अपनी इस घर से जुड़ी यादों को समेटते हुए उन्होंने दिल को मजबूत करते हुए दहलीज पार करने के लिए कदम उठाया, तो पीछे से आवाज आई, रुक जाइए प्लीज। ये आवाज किसी और की नहीं, बल्कि आर्यन की थी, जिसे सुनकर रागनी जी के कदम रुक गए, और उन्होंने हैरानी से पलट कर देखा। आई एम सॉरी, प्लीज मत जाइए, आर्यन ने इमोशनल होते हुए कहा। तो एक पल के लिए तो रागनी जी का दिल पसीज गया। उनका मन किया कि वो आर्यन को गले लगा लें, पर अगले ही पल उनके जहन में आर्यन की कई बातें फिर से गूंज उठी,
और उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू करते हुए कहा, अब मेरे पास यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं बची। आज तक मुझे लगता था कि तुम्हारी नाराजगी दूर हो जाएगी, पर नाराजगी दूर हो सकती है, नफरत मिट नहीं सकती। अब इन खोखले रिश्तों को खत्म कर देना ही बेहतर होगा। ये कहते हुए वो फिर से पलट गई तो आर्यन जल्दी से उनके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, मैं मानता हूँ मैंने बहुत गलतियां की हैं और मैं उन सब गलतियों के लिए शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे अपने किए की माफी मांगता हूँ। आप ये घर छोड़कर मत जाइए। रागनी जी, बात माफी की है ही नहीं आर्यन। तुम्हारी बातों से साफ जाहिर हो गया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे में एक साथ रहने का कोई मतलब ही नहीं है। रागनी जी के इस तरह मना करने पर आर्यन की आंखों से आंसू बह उठे और अगले ही पल वो अपने घुटनों पर बैठते हुए बोला, आपने अभी अभी अंदर कहा था कि मैं बेवकूफ़ हूँ। प्लीज मेरी बेवकूफ़ियों को माफ कर दीजिए। आप हमेशा मेरी माँ बनकर मुझे संभालती आई हैं। आप मुझे भी बेटा बनने का एक मौका तो दीजिए। प्लीज मत जाइए माँ। आर्यन के मुंह से निकला माँ शब्द से रागनी जी के कानों में अमृत सा घुल गया। आर्यन की बातों से रागनी जी का दिल तो वैसे ही मोम की तरह पिघल गया था और अब उसके मुंह से पहली बार अपने लिए माँ सुनकर उनके दिल में ठंडक सी पड़ गई। उसके मुंह से ये एक शब्द सुनने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया था, और जब आज आर्यन ने उन्हें पहली बार माँ कहकर बुलाया तो उनका मन ऐसे प्रफुल्लित हो गया जैसे उन्हें अनमोल खजाना मिल गया हो। आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। तुमने मुझे क्या कहकर बुलाया? रागनी जी ने रुंधे गले से जैसे खुद को इस बात का यकीन दिलाते हुए पूछा। तो आर्यन ने इमोशनल होते हुए कहा, माँ, आप मेरी माँ ही तो हैं। बस मैं ही नहीं समझ पाया। मैं एक माँ खो चुका हूँ, दूसरी को नहीं खोना चाहता। प्लीज मुझसे मेरी माँ मत छीनिए। रागनी जी ने अगले ही पल उसके बराबर जमीन पर बैठते हुए उसे कसकर गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे और इस प्यार भरे आलिंगन में दोनों के गिले शिकवे आंसुओं में बह रहे थे। इस मंजर को देखकर आद्या की आंखों से भी अनगिनत आंसू बह उठे। आर्यन की नजर जब उस पर पड़ी तो उसने इशारे से उसे अपने पास बुलाते हुए उसे भी इस आलिंगन में शामिल कर लिया। आज गलत फहमियों के सारे बादल छट चुके थे और दिलों में प्यार की फुहार बरसनी शुरू हो गई थी। रात काफी हो गई थी। आज सुबह से इतना कुछ हो गया था कि खाने पीने की किसे सुध थी, और अब जब सबके दिलों में सुकून पसर गया तो भूख ने भी अपना सिर उठा लिया था। डिनर तो उनके घर में हर रोज की तरह बना था, पर किसी ने खाया नहीं था। आद्या ने प्यार से खाना परोसा तो उसकी खुशबू ने सबकी भूख को दोगुना कर दिया। रागनी जी अपने हाथों से बारी बारी से आद्या और आर्यन को खाना खिला रही थीं और बदले में वो दोनों भी इसी तरह बारी बारी से रागनी जी को निवाला खिला रहे थे। ये एक ऐसा सुखद अनुभव था जो तीनों दिल से महसूस कर पा रहे थे। क्या हुआ स्वीट हार्ट, नींद नहीं आ रही? बालकनी से चांद को निहार रही माया के पीछे खड़े होकर उसकी कमर में हाथ डालते हुए निखिल ने कहा। तो माया ने पलटकर नाराजगी से कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मुझसे अच्छी तो ये फाइलें हैं जिनमें तुम सारा दिन उलझे रहते हो। मुझे तो सिर्फ मेरी माया ही उलझा कर रख सकती है। इन फाइलों में इतना दम कहाँ? निखिल ने उसके दोनों हाथ थामकर उसकी आंखों में देखते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कहा, तुम्हें पता है मैं कितनी अकेली रह जाती हूँ? तुम सारा सारा दिन ऑफिस में बिजी रहते हो और माँ भी यहाँ नहीं है। ये कहते हुए माया की आंखों में नमी उभर आई, जिसे देखते हुए निखिल ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, माया, मेरे होते हुए तुम कभी अकेली नहीं हो सकती। मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बस कुछ दिन और, बस ये प्रोजेक्ट एक बार सक्सेसफुल हो जाए, फिर मैं और तुम एक रोमांटिक सी ट्रिप पर चलेंगे। इस बात से माया की आंखों में चमक आ गई और वो बोली, सच में? निखिल, प्रॉमिस यार। निखिल की बात सुनकर माया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो प्यार से निखिल के सीने से लग गई। ऐसी ही थी वो, अपने अर्जुन की हर छोटी बात पर खुश हो जाया करती थी। अच्छा, फिलहाल के लिए एक लॉन्ग ड्राइव पर चलें? निखिल ने माया से पूछा। माया, इस वक्त? निखिल, तो क्या हुआ यार? नींद तो वैसे भी तुम्हें आ नहीं रही है। निखिल के ऐसा कहने पर माया खुशी से उसके साथ चलने को तैयार हो गई और उसके चेहरे की खुशी निखिल को राहत दे गई। ड्राइव के वक्त माया बहुत खुश दिखाई दे रही थी। अर्जुन के साथ बिताया हर एक लम्हा उसे खुशी से भर देता था। ड्राइव करते करते निखिल को अचानक से शरारत सूझी। उसने कार की स्पीड को फुल कर दिया।
अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? मत करो प्लीज, माया ने घबराते हुए कहा। निखिल, अरे इतना डरती क्यों हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं अपनी माया का पूरा ध्यान रखूंगा। ये कहते हुए निखिल ने उसका हाथ पकड़कर अपने होठों से लगा लिया। गाड़ी की इतनी स्पीड देखकर माया का दिल घबरा रहा था। उसके आगे अतीत के कुछ लम्हे धुंधले से दिखाई देने लगे और देखते ही देखते कुछ ही पलों में वो पैनिक हो गई। माया की अचानक ये हालत देखकर निखिल का ध्यान ड्राइव से हटकर माया की तरफ हो गया। इतनी देर में उसे सामने से एक बड़ा ट्रक आता दिखाई दिया तो उसके हाथ पांव फूल गए। उस ट्रक से बचने की जद्दोजहद में उनकी गाड़ी सामने पेड़ से टकराती हुई झाड़ियों में फंस गई। कुछ ही पलों में वो दोनों भाई बेहोश हो गए। आर्यन ने आद्या के करीब आकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में प्यार से थाम लिया। उसके लब भले ही खामोश थे पर आंखों में आद्या के लिए बेपनाह मोहब्बत साफ झलक रही थी। आद्या ने उसे खामोश देखकर आंखों के इशारे से उसकी खामोशी का कारण जानना चाहा तो आर्यन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी पकड़ में आद्या के लिए चाहत साफ जाहिर हो रही थी। थैंक यू आद्या, मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरी जिंदगी का हर पल खुशनुमा बनाने के लिए। तुमने मुझे जो दिया है ना, उसके लिए थैंक यू लफ्जों में बोल पाना पॉसिबल ही नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग आद्या। आर्यन उसे अपनी बाहों में भरे हुए प्यार से कहा। क्या थैंक यू बोलकर मुझे पराया कर रहे हो? इससे अच्छा तुम आई लव यू बोलते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। आद्या ने झूठी नाराजगी जताते हुए कहा। मुझे बार बार आई लव यू बोलकर अपना प्यार जताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी प्यारी सी वाइफ अच्छी तरह से जानती है कि उसका ये हस्बैंड उससे बहुत बहुत प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो आद्या उसी के अंदाज में बोल उठी। तो मेरे हस्बैंड को बार बार थैंक यू बोलने की भी जरूरत नहीं है, समझे? समझ गया वाइफी जी, आर्यन ने कहा तो दोनों खुलकर मुस्कुरा दिए। आद्या एक बार फिर आर्यन के सीने से जा लगी और आर्यन ने उसे प्यार से अपनी बाहों में समा लिया। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि अचानक आद्या का मोबाइल बज उठा। आद्या के साथ साथ आर्यन भी हैरान था कि इस वक्त कौन कॉल करेगा। आद्या ने जल्दी से उसकी बाहों के घेरे से आजाद होते हुए बेड पर से मोबाइल उठा लिया। स्क्रीन पर निखिल का नाम फ्लैश होते देखकर उसके हाथ कांप उठे। इस वक्त निखिल का फोन आने पर उसका मन आशंका से भर गया। उसको परेशान देखकर आर्यन ने पूछा, किसका कॉल है? आद्या ने बिना कुछ बोले फोन को आर्यन के सामने कर दिया। आद्या की उलझन समझते हुए आर्यन ने उसके हाथ से मोबाइल लेते हुए कॉल अटेंड कर ली। जैसे जैसे वो फोन पर बात कर रहा था उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे थे। फोन कट चुका था। आर्यन के चेहरे की परेशानी पड़ते हुए आद्या ने आर्यन से पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है, निखिल और माया का एक्सीडेंट हो गया है, हमें अभी हॉस्पिटल के लिए निकलना होगा, आर्यन ने कहा तो आद्या का मन बुरी तरह से घबरा गया। दोनों बिना वक्त गवाए हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। निखिल और माया की हालत के बारे में सोच सोचकर दोनों हाल बेहाल हुए जा रहे थे। दोनों इस खबर से इतने परेशान थे कि उन्होंने रागनी जी को भी नहीं बताया, बस जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ निकल गए। हॉस्पिटल पहुंचे तो दोनों का ट्रीटमेंट चल रहा था। आर्यन ने डॉक्टर वर्मा को कॉल करके वहीं बुला लिया था। वहीं रोड पर किसी भले आदमी ने दूसरे लोगों की मदद से इन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। क्योंकि निखिल की डायल लिस्ट में लास्ट कॉल आद्या का था, इसलिए उन्होंने आद्या के फोन पर इस एक्सीडेंट की जानकारी पहुंचा दी थी। डॉक्टर वर्मा ने माया के डॉक्टर को ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि माया की केस हिस्ट्री के बारे में उनसे बेहतर और कौन समझ सकता था। अंदर ट्रीटमेंट चल रहा था और बाहर आर्यन और आद्या के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। निखिल के डॉक्टर को बाहर आता देख दोनों बेताबी से उसकी तरफ बढ़ गए। निखिल को काफी चोटें तो आई थी पर खतरे की कोई बात नहीं थी और अब तक वो अपने होश में भी आ चुका था, जबकि माया को इतनी चोटें नहीं लगी थी पर फिर भी वो होश में नहीं आई थी। डॉक्टर वर्मा ने उन्हें बताया कि इस एक्सीडेंट की वजह से उसका दिमाग गहरे सदमे में है, इसलिए उसकी बेहोशी अभी भी बरकरार है। निखिल के होश में आते ही वो दोनों उससे मिलने पहुंच गए। निखिल की ऐसी हालत देखते ही आद्या की आंखें छलक आईं। जिस भाई की एक खरोच पर वो परेशान हो जाती थी, आज उसे ऐसे जगह जगह पट्टियों से लिपटा देखकर उसका दिल घबरा गया। माया कहाँ है? वो ठीक तो है ना? मुझे अभी माया से मिलना है, निखिल ने उन दोनों को सामने देखते ही कहा।
और उठने की कोशिश करने लगा तो आर्यन ने जल्दी से उसे आगे बढ़कर समझाते हुए कहा, माया बिल्कुल ठीक है, अभी बेहोश है। जैसे ही होश में आएगी हम सब उससे मिलने चलेंगे। कुछ कहने के लिए आद्या तो मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाल पा रही थी, बस आंखें बरस रही थी। जिसे देखकर निखिल ने उसका हाथ थामते हुए कहा, आदू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज रोना बंद करो। मुझे तुम रोती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये कहते हुए निखिल ने अपना हाथ बढ़ाया तो आद्या उसके करीब आ गई। उसने आहिस्ता से आद्या को गले लगाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ आदू, बस दुआ करना माया भी बिल्कुल सही सलामत हो। आद्या के आंसू अब कुछ थम से गए थे। आद्या को कुछ रिलैक्स देखकर आर्यन ने निखिल से सवाल किया, कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? निखिल, सब मेरी वजह से हुआ है, मेरे पागलपन की वजह से हुआ है। निखिल ने सारी बात बताई तो आर्यन गुस्से से भर गया और निखिल को गुस्से से बोला, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम उसके साथ? मैंने साफ साफ बताया था कि एक्सीडेंट की वजह से वो ट्रामा में है, फिर भी इतनी लापरवाही। लिसन निखिल, अगर मेरी बहन के साथ कुछ भी गलत हुआ, कुछ भी, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आर्यन ने उसे उंगली दिखाते हुए वार्न करने वाले लहजे में कहा और गुस्से से वहां से बाहर निकल गया। आर्यन माया को लेकर पहले से ही बहुत परेशान था और अब निखिल की बातों ने उसकी चिंता को दुगना कर दिया था। डॉक्टर अंकल ने भी बताया था कि फिजिकली तो ठीक है पर उसका दिमाग सदमे में है। यही सब सोच सोचकर उसकी हालत खराब हुई जा रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपने माथे को पकड़ लिया और उसकी आंखों से आंसू छलक आए। आर्यन वेटिंग एरिया में बेंच पर बैठा बस माया की सलामती के लिए दुआ कर रहा था। आद्या ने उसके पास बैठते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। आर्यन ने अपने दूसरे हाथ से उसकी नम आंखों को पोंछ डाला। सॉरी, निखिल ने आर्यन की दूसरी तरफ बैठते हुए कहा, पर आर्यन ने उससे नजरें फेर ली। निखिल, मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, पर मैं माया को तकलीफ देने की कभी सोच भी नहीं सकता। वाइफ है वो मेरी, आई लव हर। वो तो मस्ती मजाक में ये सब हो गया, वरना क्या मुझे माया की फिक्र नहीं है? इससे पहले आर्यन निखिल की बातों पर कुछ रिएक्ट कर पाता, डॉक्टर बाहर आते हुए दिखाई दिए तो आर्यन जल्दी से उनकी तरफ बढ़ गया। पेशेंट को होश आ चुका है, वो अब स्टेबल है, डॉक्टर ने कहा तो सभी के चेहरे पर सुकून पसर गया। अब तक रागनी जी को भी इन्फॉर्म कर दिया था और वो बिना वक्त गवाए वहां पहुंच चुकी थी। अपने दोनों बच्चों की सलामती देखकर उन्हें राहत सी मिली थी, नहीं तो वो ये खबर सुनकर बहुत घबरा चुकी थी। हम माया से मिल सकते हैं? निखिल ने बेताबी से पूछा। आप मिल सकते हैं, लेकिन सब एक साथ नहीं। वो सबसे पहले किसी से मिलना चाहती है। क्या नाम बताया था उन्होंने? डॉक्टर ने कुछ सोचते हुए कहा तो निखिल झट से आंखों में चमक लिए बोल उठा, अर्जुन। अर्जुन कहा होगा उसने। नहीं अर्जुन नहीं, आर्यन कहा उन्होंने। आप में से आर्यन सबसे पहले उन्हें जाकर मिल लें। ये कहते हुए डॉक्टर वहां से निकल लिए। निखिल का चेहरा गुस्सा गया। उसकी आंखें एक नजर माया को देखने के लिए तरस रही थी, लेकिन उसके हिस्से में अभी भी इंतजार ही आया था। आर्यन को देखते ही माया उठकर बैठ गई। चाहे डॉक्टर ने बता ही दिया था कि माया ठीक है, पर अपनी आंखों से देखने पर ही आर्यन को तसल्ली हुई कि माया ठीक है। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें नम हो गईं। तुम ठीक हो ना? आर्यन ने उसके पास बैठते हुए उसके गाल पर हाथ रखते हुए पूछा। आर्यन के ऐसा करते ही माया उसके गले लग गई और रोने लगी। माया का ऐसा रिएक्शन देखकर आर्यन घबरा गया। एंजल, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो बच्चे? आर्यन ने उसके चेहरे से आंसू पोंछते हुए पूछा। अर्जुन, अर्जुन अब हमारे बीच नहीं है भाई, वो मुझे छोड़कर बहुत दूर चला गया, माया ने कहा। तो आर्यन उसकी बात सुनकर कंफ्यूज होते हुए बोला, ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे सब याद आ गया है। उस हादसे में मैंने अपने अर्जुन को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, है ना भाई? माया ने कहा तो आर्यन ने उसे गले से लगा लिया और एक बार फिर माया की आंखों से बेतहाशा आंसू बह उठे। इतनी देर में डॉक्टर वर्मा भी वहां पहुंच गए। माया की दिमागी हालत को लेकर वो भी बहुत फिक्रमंद थे। माया की बातों से उन दोनों को इतना समझ तो आ गया कि माया को अपना भूला हुआ अतीत याद आ गया है और उसने अर्जुन की मौत को एक्सेप्ट कर लिया है। पर एक सवाल उन दोनों के मन में था कि क्या माया को अपनी प्रेजेंट लाइफ याद है? क्या उसे उसकी शादी याद है? इस सवाल का जवाब वो सीधे तौर से माया से नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस नाजुक हालत में उसके दिमाग पर जरा सा स्ट्रेस उसकी मेंटली हालत बिगाड़ सकता था।
उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बची थी, इंतजार। बस वो माया के एक्शन और उसकी बातों से अंदाजा लगा सकते थे कि उसकी दिमागी हालत कैसी है। माया को काफी समझा बुझाकर उन्होंने शांत किया। जब बाहर आए तो उनके चेहरे परेशानी से घिरे हुए थे, जिसे देखते हुए रागनी जी ने पूछा, मेरी माया ठीक है ना आर्यन? हाँ माँ, वो ठीक है, आर्यन ने छोटा सा जवाब दिया। निखिल अंदर जाने के लिए आगे बढ़ने लगा तो आर्यन ने उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसे रोक दिया और कहा, तुम माया से नहीं मिल सकते। वाट? आर्यन की बात पर निखिल बेकाबू सा होते हुए बोला, क्यों नहीं मिल सकता मैं माया से? यह मत भूलो कि वो मेरी वाइफ है। मैं अगर चुप हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी मनमानी करोगे। देखता हूँ मुझे अपनी वाइफ से मिलने से कौन रोकता है। आद्या भी आर्यन के इस बिहेवियर से हैरान हो गई थी। ऐसे कैसे आर्यन निखिल को माया से दूर रख सकता है? आद्या का मन इसी सवाल में उलझ गया। निखिल की बातें सुनकर अब तक खामोश खड़े हुए डॉक्टर वर्मा बोल उठे, सही कह रहा है आर्यन, फिलहाल तुम माया से नहीं मिल सकते। लेकिन क्यों? वजह जान सकता हूँ? निखिल लगभग चिल्ला उठा। वजह यह है कि माया को सब कुछ याद आ गया है। उसने ये मान लिया है कि उसका अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं है। पर अभी तक उसने तुम्हारे बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि तुम, ये शादी, ये सब उसे याद भी है या नहीं, तब तक तुम माया से नहीं मिल सकते। आर्यन ने बताया तो निखिल के कदम वहीं से पीछे हट गए। आंखें भर आईं। आज एक बार फिर उसका वजूद दांव पर लग गया। यह बात सुनकर निखिल को अपने अंदर कुछ टूटता हुआ सा महसूस हुआ। जिससे प्यार किया, जिसके साथ कितने ही कस्में वादे लिए, उसी मोहब्बत की नजरों में उसका अस्तित्व बचेगा भी या नहीं, ये सोचते हुए उसका दिल डूबा जा रहा था। कुछ ही घंटों में सारा मंजर बदल चुका था। कितने खुश थे दोनों साथ में, लेकिन अब जिंदगी ने अजीब कसमकस में लाकर खड़ा कर दिया था। दोपहर का वक्त हो चुका था। निखिल तो बिल्कुल खामोश सा हो गया था। माया के इतने नजदीक होते हुए भी वो उससे मिल नहीं सकता था, उससे बात नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ हमेशा की तरह हॉस्पिटल से दूर भागने वाली माया घर जाने की जिद पकड़कर बैठी थी। आर्यन ने हमेशा की तरह उसकी जिद पर उसके घर जाने का इंतजाम करवा दिया था और खुद डॉक्टर रिचर्ड से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश में जुट गया। डॉक्टर रिचर्ड जाने माने साइकोलॉजिस्ट थे और संयोग से वो इस वक्त मुंबई में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आए हुए थे। माया के जाने के बाद निखिल भी बेचैन सा हो उठा था। उसे भी अब हॉस्पिटल में रुका नहीं जा रहा था। आद्या उसकी हालत को समझते हुए उसे हॉस्पिटल से घर ले आई। निखिल को इस तरह खामोश देखकर आद्या का दिल दुख रहा था। जिस भाई को हर सिचुएशन में इतना स्ट्रांग देखा, वो आज बिल्कुल हारा हुआ सा लग रहा था। इसी बात से हमेशा डरती थी मैं। अपनी हालत देखी है, एक दिन में माया के बगैर कैसे क्या हो गया है। कितना समझाया मैंने तुझे, पर तुम्हें मेरी बातें समझ कहाँ आती हैं। माया से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, बस इस रिश्ते का भविष्य सोचकर परेशान हो जाती थी। और आज ऐसा हुआ भी। पर इस चिल्लाहट में गुस्से से ज्यादा बेबसी थी और अपने भाई के लिए बेहिसाब प्यार। आदू, ऐसा मत बोल यार। माया मेरी जिंदगी है, मैं उसके बगैर नहीं जी पाऊंगा। आद्या की बातों से निखिल तड़पते हुए बोला और उसकी आंखों से आंसू बह उठे। सॉरी सॉरी सॉरी, तू पहले से इतना परेशान है और मैं तुझे डांटे जा रही हूँ। निखिल की आंखों में आंसू देखकर आद्या ने दुखी होते हुए उसके गले से लगकर कहा, तू फिक्र मत कर, देखना तेरी सच्ची मोहब्बत बेकार नहीं जाएगी। माया को भी एहसास होगा कि इस बीते वक्त में तूने उसे कितना प्यार दिया है। सब ठीक हो जाएगा मेरे भाई। आद्या जो अभी उसे डांट रही थी, अब उसे इस कदर बिखरे देखकर उसकी हिम्मत बढ़ाने में लग गई। निखिल के सामने आद्या स्ट्रांग बनी रही। निखिल के लाख मना करने के बावजूद आद्या ने उसे बड़ी मुश्किल से कुछ खिला पिलाकर मेडिसिन दे दी थी और कुछ वक्त के लिए रेस्ट करने के लिए कह दिया। निखिल के लेटने के बाद आद्या उसके रूम से बाहर आ गई। बाहर हॉल में पहुंचते तक उसके सब्र का बांध टूट गया। वो वहीं लाचार सी होकर नीचे फर्श पर बैठ गई और अपने घुटने में अपना चेहरा छुपाकर सुबकने लगी। आद्या, क्या कर रही हो तुम? आद्या के कानों में आर्यन की आवाज पड़ी तो उसने एक झटके से सिर उठाकर देखा। सामने आर्यन को देखकर जल्दी से उसके सीने से लग गई और उसके आंसू शिद्दत से बह गए।
आर्यन, मैं खुश हूँ कि माया को सब याद आ गया है। अब वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकेगी। लेकिन आर्यन, अगर माया को उसकी प्रेजेंट याद नहीं हुआ तो निखिल का क्या होगा? तुमने कहा था ना, निखिल को माया से शादी के लिए। अब क्या तुम निखिल को माया की जिंदगी से निकल जाने के लिए कह दोगे? जैसे आज एक झटके में उसे माया से अलग कर दिया। वो नहीं रह पाएगा माया के बगैर। आद्या रोते हुए अपने दिल में छिपा डर लगातार बोलते हुए आर्यन के सामने जाहिर कर रही थी। चुप। आर्यन ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, क्या क्या सोच रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे यकीन है माया को ये सब कुछ याद होगा। और अगर मान लो ऐसा कुछ हुआ भी तो हम दोनों है ना, हम उसे समझाएंगे। उसे बताएंगे कि उसकी शादी एक ऐसे लड़के से हुई है जो उससे बहुत प्यार करता है। तुम्हें क्या लगता है आद्या, क्योंकि मैंने निखिल पर गुस्सा दिखा दिया तो मुझे उसकी परवाह नहीं है? सिर्फ तुम्हारा भाई है वो, मेरा कुछ नहीं लगता। या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? बोलो आद्या। आर्यन ने उसकी निगाहों में देखते हुए कहा। सॉरी, मैं इतना परेशान हो गई थी कि पता नहीं क्या सोच रही थी, आद्या ने कहा। तो आर्यन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, वो मैं हूं ना, तुम मुझसे अपनी हर परेशानी, हर दर्द बांट सकती हो। आर्यन की बात सुनकर आद्या फिर से उसके सीने से लग गई और आर्यन ने भी उसे प्यार से अपनी बाहों में भर लिया। आर्यन, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं आज निखिल के पास ही रुक जाऊं। वो अकेला है, माँ भी नहीं है, इसलिए मैं। आद्या की बात पूरी होने से पहले ही आर्यन बोल उठा, मुझे क्यों बुरा लगेगा? इतना खड़ूस हूं मैं? नहीं, बहुत स्वीट हो। कहते हुए आद्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जिसे देखते हुए आर्यन ने कहा, ऐसे ही स्माइल करती रहोगी तो सब कुछ अच्छा होगा। कुछ खाया है तुमने? आर्यन ने आद्या से सवाल किया। तो आद्या ने इनकार में सिर हिला दिया। तो आर्यन ने कहा, पूछ सकता हूँ क्यों? क्योंकि मुझे पता है तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। तुम नहीं खाओगे तो मैं कैसे खा सकती हूँ? आद्या की बात सुनकर आर्यन को उस पर टूटकर प्यार आया। दोनों ने एक साथ मिलकर खाना खाने लगे। आर्यन बिस्तर पर तो लेट गया था, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने आद्या को यकीन तो दिला दिया था कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन सब कुछ ठीक कर पाना इतना भी आसान नहीं होगा, ये वो अच्छी तरह से जानता था। पूरी रात इन्हीं सोचों में गुजर गई। दूसरी तरफ आद्या का भी यही हाल था, पर उसे आर्यन की कई हर एक बात पर पूरा यकीन था। अगली सुबह हो चुकी थी। जहाँ निखिल की ऐसी हालत थी, महामाया ने भी खुद को अपने कमरे तक सीमित कर लिया था। कल से न जाने क्या क्या सोचे जा रही थी। बार बार उसकी आंखें आंसुओं से भीग जाती थी। आर्यन और रागनी जी ने उससे प्यार से बात करने की कोशिश की तो उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो कुछ वक्त अकेले रहना चाहती है। पूरी रात उसने आंखों में ही गुजार दी, एक झपकी तक उसकी आंखों से नहीं गुजरी। सुबह का नाश्ता आर्यन ने उसकी जिद को दरकिनार करते हुए उसे करवा दिया। आर्यन ही ऐसा शख्स था जिसे वो किसी बात के लिए मना नहीं कर पाती थी। नाश्ते के बाद आर्यन ने माया से बात करने की कोशिश की, पर उसकी कोशिश नाकामयाब रही। माया खामोशी रही, इसलिए आर्यन ने उस पर कोई दबाव डालना ठीक नहीं समझा। निखिल को नाश्ता करवाने के बाद आद्या मल्होत्रा हाउस में वापस आ गई। उसने माया को दूर से ही देखा, क्योंकि निखिल की तरह वो भी माया से कहाँ मिल सकती थी। निखिल के पास बीना जी का फोन आया। निखिल ने उससे बहुत नॉर्मल तरीके से बात की, ताकि उन्हें उसकी हालत का अंदाजा ना हो। वो निखिल से इतनी दूर थी, अगर उन्हें पता चल जाता कि उनके बेटे और बहू का एक्सीडेंट हो गया है और यहाँ इतना सब चल रहा है, तो वो चैन से रह नहीं पाती। यहाँ के हालात बताकर वो उन्हें परेशानी में नहीं डालना चाहता था, लेकिन जब उन्होंने खुद ही बताया कि वो कल ही वापस आ रही हैं, तो निखिल परेशानी में आ गया। फोन काटते ही वो सोच में पड़ गया कि वो माँ को माया के बारे में क्या बताएगा। अगर उन्हें इस शादी का सच पता लग गया तो इस बारे में बात भी करे तो किससे? यह सोच सोचकर उसका दिमाग फटने लगा। आद्या तो पहले उसे लेकर इतनी टेंशन में थी, वो उसकी टेंशन बढ़ा नहीं सकता था। वो इस सिचुएशन से निकलने का कोई रास्ता तलाशने लगा। शाम को आद्या आर्यन रागनी जी के साथ बैठे हुए इसी टॉपिक पर बात कर रहे थे। तभी माया अपने कमरे से बाहर निकल कर आई। माया को सामने से आता देख आद्या उसकी नज़र से बचते हुए वहां से निकलकर दीवार की ओर में खड़ी हो गई। आर्यन और रागनी जी ये देखकर खुश हो गए
कि आखिर माया अपने कमरे से बाहर तो निकली। माया ने पिंक कलर का प्लाजो सूट पहना हुआ था। उसे इन कपड़ों में देखकर आर्यन और रागनी जी हैरान रह गए, क्योंकि माया कभी भी इस तरह के कपड़े नहीं पहनती थी। ऐसे कपड़े तो उसने शादी के बाद ही पहनने शुरू किए थे। उनकी हैरानी तब बढ़ गई जब उन्होंने माया की मांग में लगा सिंदूर देखा। इससे पहले वो कुछ समझ पाते या माया से कोई सवाल करते, माया ने कहा, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर आर्यन और रागनी जी कुछ कुछ समझ रहे थे, पर फिर भी अपने डाउट को क्लियर करते हुए आर्यन ने कहा, बच्चे, अपना घर मतलब अपना घर मतलब अपना घर भाई। हर लड़की का शादी के बाद जो घर होता है, मैं उसी घर की बात कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड को इस वक्त मेरी ज़रूरत है। मुझे वहाँ उसके पास होना चाहिए। ये कहकर माया ने उनके दिल में छुपे हर डर को खत्म कर दिया था। रागनी जी ने उसे कसकर गले लगा लिया। आर्यन ने इमोशनल होते हुए उन दोनों पर अपनी बाहें कस दी। माया की बातें सुनकर आद्या खुश हो गई। खुशी के आंसू बनकर उसकी आंखों से बहने लगे। अब जब सब बातें साफ हो चुकी थी, तो आद्या भी दीवार की ओर से बाहर निकलते हुए माया के सामने आकर खड़ी हुई। उसे सामने देखकर माया उसके गले लग गई। दोनों की आंखें एक बार फिर से नम हो गईं। निखिल बेचैनी से इधर उधर चक्कर लगाए जा रहा था। माया की कमी उसे शिद्दत से खल रही थी। वो खुद को बेहद लाचार और बेबस महसूस कर रहा था। माया की ऐसी हालत में, जहाँ उसे अपनी माया के साथ हर पल होना चाहिए था, वहाँ हाल यह था कि वो एक नज़र उसे देख भी नहीं पा रहा था। सुबह से अब तक उसने कितनी बार माया का नंबर निकाल कर देखा, पर डायल करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। अपनी हमसफर को खो देने का डर हर पल उस पर हावी होता जा रहा था। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी, पर निखिल अपने ख्याल में इस कदर खोया हुआ था कि उसे बज रही घंटी भी सुनाई नहीं दी। जब घंटी लगातार बजती रही तो उसका ट्रांस टूटा। शाम ढलने को थी। पूजा भी अपना काम निपटाते हुए कुछ देर पहले ही निकल चुकी थी। इस वक्त कौन होगा, यह सोचते हुए उसने अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। कहीं माँ तो नहीं आ गई। यह सोचते हुए उसके कदमों की रफ्तार धीमी हुई और दिल घबरा गया। लेकिन लगातार बजती घंटी को सुनकर वो गहरी सांस छोड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचा और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही निखिल ने दरवाजा खोला, वो पलके झपकाना भूल गया। बस एकटक उसे देखता ही चला गया। एक पल तो निखिल को लगा कि वो कोई ख्वाब देख रहा है, पर अगले पल उसकी खनकती आवाज कानों में पड़ी। दरवाजा खोलने में इतना टाइम लगता है। इस आवाज की कनक उसके कानों में घुल गई और निखिल को यकीन आ गया कि वो हकीकत में उसके सामने खड़ी है। वो मैं बस आ ही रहा था, निखिल ने अटकते हुए कहा। मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? माया ने कहा तो निखिल को एहसास हुआ कि वो उसका रास्ता रोके वैसे का वैसा ही खड़ा है। सॉरी, आओ ना, निखिल ने जल्दी से उसके रास्ते से हटते हुए कहा। माया ने अंदर कदम बढ़ाए तो निखिल भी दरवाजा बंद करते हुए उसके पीछे चल दिया। मेरी ऐसी हालत में तुमने मुझसे एक बार मिलना जरूरी नहीं समझा? माया ने शिकायत करते हुए कहा। तो निखिल की आंखें भर आईं। वो तो माया से बात करने, उसे एक नज़र देखने के लिए तड़फ रहा था। सॉरी, वजह जानती हूँ, फिर भी पूछ लिया। माया उसकी आंखों की नमी देखकर इमोशनल हो गई। तुम ठीक हो? निखिल ने उसे भरपूर नजर से देखते हुए कहा। हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, माया ने जज्बों से भरे लहजे में कहा। थैंक गॉड, तुमने मुझे याद रखा, नहीं तो मैं कैसे जी पाता, ये मैं खुद भी नहीं जानता, निखिल ने इमोशनल होते हुए कहा। उसकी आंखों से माया के लिए बेशुमार मोहब्बत झलक रही थी। यह सुनते ही माया निखिल के गले लग गई और निखिल ने प्यार से उसे अपनी बाहों में समेट लिया। तुम्हें पता है, मैंने अर्जुन से बहुत प्यार किया था। प्यार क्या होता है, ये मैंने अर्जुन से सीखा। लेकिन इस प्यार को निभाया कैसे जाता है, यह मुझे तुमने सिखाया। प्यार का सही मतलब तुम्हारे साथ ने सिखाया। बिना किसी उम्मीद के तुमने मुझे सच्चा प्यार दिया। मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, मेरी हर सही गलत जिद पूरी की। तुम्हें पता था मेरा प्यार किसी और के लिए है, फिर भी तुम इस रिश्ते को शिद्दत से निभाते रहे। मेरे लिए अपने वजूद तक को भुला दिया और मेरे लिए मेरे अर्जुन बनकर रह गए। अब मैं भी इस रिश्ते को उसी शिद्दत से निभाना चाहती हूँ। मैं मिसेज माया निखिल अग्निहोत्री बनकर रहना चाहती हूँ। तुमने मेरी सारी चाहतें पूरी की हैं, अब तो बस एक ही तमन्ना बाकी है, मिस्टर निखिल अग्निहोत्री, रहना है तेरे दिल में। माया ने जज्बाती होते हुए अपने दिल का हाल बयान कर दिया।
तुम इस दिल में हो और हमेशा रहोगी। आई लव यू एवर एंड फॉर एवर। ये कहते हुए निखिल ने उसे फिर से अपनी बाहों में भर लिया। आज सही मायने में उसे अपनी मोहब्बत का साथ मिल चुका था। दिन की नई शुरुआत के साथ साथ उनकी जिंदगी की नई शुरुआत हो चुकी थी। अब उन दोनों में कोई झूठ, कोई पर्दा नहीं था। सिर्फ दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत महक रही थी। माया और निखिल दोनों को अब बीना जी के आने का इंतजार था। दोनों बीना जी को रिसीव करने पहुंचे। निखिल और माया की चोटों को देखकर बीना जी घबरा गईं और उनसे सच छिपाने के लिए बहुत डांट भी लगाई। पर जब दोनों प्यार से उन्हें मनाने लगे तो वो ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाई और प्यार से उन्हें गले लगा लिया। दोपहर को आद्या ने जब किचन में कदम रखा तो किचन का हुलिया ही बिगड़ा हुआ था। यह किचन से ज्यादा कबाड़ खाना लग रहा था और इन सबके बीचों बीच आर्यन नाटे और पता नहीं किस किस चीज से लिपटा जोकर लग रहा था, जिसे देखकर आर्या का हैरानी से मुंह खुला ही रह गया। आर्यन ने वहां से सबको भगा दिया था। यह सब क्या है आर्यन? आद्या ने चारों तरफ नजर दौड़ाकर माथे पर हाथ मारते हुए बोली। वो एक्चुअली मैं माँ के लिए केक बनाने की कोशिश कर रहा था। आज मदर डे है ना, इसलिए। आर्यन ने अपने कपड़ों को झाड़ते हुए थोड़ा हिचकते हुए कहा। आर्यन, आज से पहले कभी एक कप कॉफी भी खुद से बनाई है? आद्या ने कमर पर हाथ रखते हुए आर्यन को घूरते हुए पूछा। नहीं, पर इंसान कोशिश करे तो कुछ भी कर सकता है, आर्यन ने कहा तो आद्या तुरंत बोल उठी। कोशिशें तो आपकी दिख रही है आर्यन जी। तुम्हें केक बनाना है ना, मैं बना दूंगी। तुम जाओ चेंज कर लो, यह सब तुम रहने ही दो, आद्या ने अपने दुपट्टे को कमर पर बांधते हुए कहा। आद्या की बात सुनकर आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया और सीरियस होते हुए बोला। नहीं आद्या, मैंने आज तक उन्हें सिर्फ रुस्वा किया है। आज मदर डे पर यह सारी केक मैं हाथों से बनाना चाहता हूँ। इतना तो उनका नालायक बेटा उनकी खुशी के लिए कर ही सकता है। उसका हर एक शब्द दिल की गहराइयों से निकल रहा था। तुमने कहा था ना कि मैं और तुम अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। तो फिर ये केक भी हम एक साथ मिलकर बनाते हैं, ठीक है ना आर्यन? आद्या ने प्यार से उससे पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। सबसे पहले हम इस मेसी किचन को साफ करेंगे और फिर अपने टैलेंट की बरसात करेंगे, आद्या ने अदा से कहा तो आर्यन मुस्कुराकर सिर झुकाते हुए बोला। जो हुक्म मेरे आका। उसके बाद दोनों ने मिलकर केक किया, एक शानदार डिनर भी रेडी कर दिया, क्योंकि आज निखिल और माया के साथ साथ उन्होंने बीना जी को भी डिनर पर इनवाइट किया था, ताकि मदर डे पर अपनी सारी खुशियों का सेलिब्रेशन एक साथ मिलकर कर सकें। शाम ढलने पर जब निखिल और माया बीना जी के साथ उनके घर में पहुंचे तो उन्होंने दिल से उनका स्वागत किया। निखिल और माया को एक साथ खुश देखकर सभी के दिल खुशी से झूम उठे। आद्या बीना जी के गले लग गई। आद्या को इतना खुश देखकर बीना जी सुकून से भर गईं। आर्यन ने उनके पैर छुए तो उन्होंने स्नेह से उसे भी गले लगा लिया। नाउ सेलिब्रेशन टाइम। सबसे पहले मदर डे के इस खास मौके पर स्पेशल केक काटेंगे। स्पेशल इसलिए क्योंकि आर्यन ने इसे अपने हाथों से बनाया था। आखिरी बात आद्या ने रागनी जी को देखते हुए कही तो रागनी जी की खुशी से आंखें भर आईं। उन्होंने आर्यन को प्यार से गले लगा लिया तो आर्यन ने उनसे कहा, सॉरी माँ, मेरी हर बदतमीजी के लिए। मदर डे पर सॉरी नहीं, आई लव यू बोला जाता है, रागनी जी ने उसका कान खींचते हुए कहा। तो आर्यन ने प्यार से कहा, आई लव यू माँ, और एक बार फिर उनके गले लग गया। माया उन दोनों को ऐसे देखकर बहुत खुश थी। वो हमेशा से चाहती थी कि उन दोनों के बीच का मनमुटाव खत्म हो जाए। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए, जिन्हें जल्दी से पहुंचते हुए वो उन दोनों के पास जाकर बोली, मॉम, आप मुझे भूल रहे हो, मैं भी हूँ यहाँ पर। उसकी बात सुनकर आर्यन और रागनी जी दोनों मुस्कुरा उठे और रागनी जी ने उसका माथा चूमते हुए उसे भी प्यार से गले लगा लिया। मीना जी और रागनी जी ने मिलकर मदर डे का केक काटा। सभी ने प्यार से एक दूसरे को केक खिलाते हुए एक दूसरे से अपनी खुशी को साझा किया। उसके बाद सभी ने रात के डिनर का एक साथ लुत्फ उठाया और आर्यन और आद्या ने सबकी खूब तारीफें लूटी। उनकी जिंदगी से गम के बादल छटकर खुशियों का बसेरा हो चुका था। दी एंड।